नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में आज दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह करी और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे व्यक्तिगत करीबी के माध्यम से मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं या 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिल्ली में सुनीता केजरीवाल जी, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, वो जो 21 मार्च से सार्वजनिक जीवन में एक्टिव हुई है, उनके वहां 55 एमएलए की मीटिंग हुई जो लगभग 12 बजे की तरफ हुई, जिसमें कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बने रहे। उसके बाद सौरभ भारद्वाज जी से जब पूछा गया कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, तो उन्होंने कहा उनको मतलब बीजेपी को सीएम कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे। और आज दोस्तों संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय यूनियन आईएनबी मिनिस्टर ने पलटवार करते हुए सुनीता केजरीवाल जी को राबरी 2.0 बताया। अब दोस्तों मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, आतिशी जी कह रही हैं कि उनको अप्रोच किया गया। मैं पूछता हूं किसने बीजेपी से अप्रोच किया, कब अप्रोच किया, क्या है वो डिजिटल एविडेंस, कितनी बार अप्रोच किया, किस समय अप्रोच किया, क्या फोन आया, किसको फोन आया, क्या है वो चैट, आपको ये जनता के सामने रखना चाहिए। क्योंकि सेम बात जो आप कह रही हैं वो 22 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा था। उन्होंने कहा था आप तोड़ने और भाजपा में आ जाने के लिए मुझे ऑफर आ रहा है और कहा जा रहा है कि मेरे सब केसेस बंद हो जाएंगे। दोस्तों 22 अगस्त 2022 से लेकर आज तक 589 दिन हो चुके हैं और अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाया गया है कि कौन वो लोग थे जो मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दे रहे थे। अभी तक आम आदमी पार्टी उन लोगों को सार्वजनिक नहीं कर पाई है। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या जो पहले मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे वही अब आतिशी जी कह रही है, पर प्रूफ कहां है? आपको देश के सामने दिखाना चाहिए वो व्यक्ति कौन है जो बीजेपी में आपको ज्वाइन करने का ऑफर दे रहा है और ईडी का केस बंद करने का ऑफर दे रहा है, जिससे उस आदमी को एक्सपोज किया जा सके। मैं एक्सपोज करूंगा। दोस्तों दूसरा मेरा सवाल यही है कि अभी तक आरोप लगाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस पूरी की पूरा केस जो है राजनीति से परे है, एफआईआर सिर्फ और सिर्फ राजनीति से परे है। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दी और उसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस बेल प्ली को अपोज नहीं किया। एसजी ने कहा मैं बेल के मेरिट में नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं बेल के मेरिट में नहीं जाना चाहता। तो ये एसजी ने आज कहा बेल से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर सवाल यही है कि जब ये कहा जा रहा है और आज ईडी ने बेल प्ली को अपोज नहीं किया, तो जो अभी तक आरोप लगाए जा रहे थे कि ईडी पक्षपात कर रही है, ये केस विंडिक्टिव है, वो कैसे सही है? क्योंकि आज संजय सिंह जी को 6 महीने में बेल मिल गई। तीसरा दोस्तों, दिल्ली के इतने सारे एमएलए दिल्ली के सीएम और के धर्मपत्नी के वहां उनसे मिल रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म कारण क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जिससे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी बने रहे, या अब दिल्ली की सीएम जो है वो सार्वजनिक जीवन में आएंगी, उनका कुछ रोल होगा? ये सवाल दिल्ली की जनता के मन में है। दोस्तों मूल बात क्या है? मूल बात आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि उसका क्या आगे सरकार कैसे चलेगी, ये सवाल आज दिल्ली की जनता पूछ रही है। और आज ही के दिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रचंड प्रहार भ्रष्टाचार पे किया है। उन्होंने आज अपनी रैली में स्पष्ट कर दिया कि जब उनकी तीसरी टर्म आएगी तो वो भ्रष्टाचार पे इससे ही बड़ी कार्रवाई करेंगे। मतलब क्या ये क्लियर इंडिकेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि भले विपक्ष कुछ भी करे, वो फैक्ट्स के आधार पे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो काम करती रहेंगी, उनको विपक्ष के आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों मूल बात यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु राजनीति से परे नहीं होनी चाहिए। पर क्योंकि ये पूरे केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, मुझे सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है। और इसीलिए आज ताल ठोक के में सवाल मैं यही पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जब कह रही है कि उसको बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर है और उसके नेता ये कह रहे हैं कि उसको बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर है, प्रूफ कहां है? देखिए
परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं। आपके केजरीवाल शेर है शेर, ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। क्या खेल चल रहा है? हम हैं भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। 4 लोग तो इनके अंदर कर दिए, तो अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है। आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया, उन्होंने कोर्ट में जाके इशारा कर दिया, अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। राबड़ी 2.0 लालू जी गए थे, राबड़ी की आ गई थी, केजरीवाल जी गए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, आप आरोप लगाएं और भाग जाएं, ये चलने वाला नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही। दोस्तों, मेरे साथ देश की नंबर 1 बहस में मनजिंदर सिंह सिरसा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हरिशंकर गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन। मेरे साथ में गणेंद्र भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन। और मेरे साथ में गीता भट्ट जी जुड़ रही हैं, जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत गणेंद्र भारद्वाज जी आपसे एक सीधा सवाल पूछकर करना चाहता हूं। गणेंद्र भारद्वाज जी, जैसे मुझे और गणेंद्र भारद्वाज जी को पहले देखा है, मैं बताइए मुझे सीधा सवाल, किसने आतिशी जी को फोन किया, कब किया, किस समय किया, कितने बजे किया, कितनी बार किया, क्यों किया? वो कॉल रिकॉर्ड है, मैसेज है, आप ऐसे इतनी बार रिपीटेडली पास्ट में बोलते आए हैं। सौरभ भारद्वाज जी ने मार्च 29, 2024 को बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऑफर कर रही है आम आदमी पार्टी के एमएलएस को पंजाब के अंदर पैसे, प्रूफ का है। उसी तरीके से 27 जनवरी 2024 को आपकी पार्टी द्वारा कहा गया कि 7 आम आदमी पार्टी एमएलएस को 25 करोड़ देने की बात हो रही है, प्रूफ का है। उसके बाद अगर मैं और बढ़ूं तो फिर 25 अगस्त 2022 को सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 40 एमएलए पोच करने की कोशिश कर रही है, प्रूफ का है? प्रूफ दीजिए जिससे इनको एक्सपोज करूं मैं। नरेंद्र भारद्वाज जी। देखिए प्रदीप जी, जय बजरंगबली, जय सिया राम। आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन पे आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन हनुमान जी ने आज न्याय करने का काम करा है। हनुमान जी ने हमारे नेता संजय सिंह को जस्टिस दिया है और आज संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। ये एक राहत की बात है। और क्योंकि आज ईडी ने खुद मान लिया, ईडी ने आज खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया कि ईडी के पास इस केस को लेके कोई मनी ट्रेल नहीं है। ईडी के पास 1 रुपए की रिकवरी नहीं करनी पाई। प्लीज कोई मनी ट्रेल, मेरे पास पूरी ईडी की ट्रांसक्रिप्ट, एक सेकंड, 100% बेल मिली है संजय सिंह जी को। फैक्ट ये, एक सेकंड मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मैं सिरसा जी को भी चाहता हूं कि लेफ्ट में, पर मैं आपसे कह रहा हूं ईडी ने बेल प्ली को अपोज नहीं किया। अगर मैं एएसजी की एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स को पढ़ूं, अलाउ मी टू से, एएसजी ने बोला है कि मैं बेल प्ली के मेरिट पे नहीं जाना चाहता, मैं इसको एक एक्सेप्शन केस लेता हूं और बेल ग्रांट करनी चाहिए। कहा ईडी ने कहा मनी ट्रेल नहीं है उनके पास। प्लीज रीड आउट। प्रदीप सुन लीजिए जी, प्रदीप सुन लीजिए, बोलिए, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की बेंच में जब ये सुनवाई चल रही थी तो जस्टिस दत्ता ने ईडी से बोला
कि आप इस बेल को आर्ग्यूमेंट करोगे या मैं बेल दूं। आर्ग्यूमेंट करने के लिए उनके पास कोई तथ्य नहीं था, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करते तो मनी ट्रेल बतानी पड़ती, ये बताने पड़ता कि 6 महीने से संजय सिंह जेल में है, क्या रिकवरी हुई, कोई एविडेंस मिला, कोई विटनेस मिला, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये ईडी ने माना और ईडी को पता था, इसीलिए ईडी ने कहा कि जी बेल दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर जो हम पहले दिन से कह रहे हैं, डे 1 से हम कह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए। नहीं, पर गजेंद्र भरद्वाज जी, मैं इसमें सिरसा जी को भी लाना चाहता हूं। आपने अपनी बात रखी, मैं ये कह रहा हूं फैक्ट्स क्या है, मैं फैक्ट्स ये कह रहा हूं, मेरे को प्रूफ चाहिए। एक सेकंड आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मेरे को प्रूफ चाहिए। बात कहां हुई है, आप बीच में बोलिए, करते रहोगे, बात कैसे होगी? नहीं, क्योंकि मैं आज डिबेट को थोड़ा फास्ट पेस रख रहा हूं। बोलिए, कंप्लीट करिए। प्रदीप 2 साल पहले ये केस रजिस्टर्ड हुआ, ईडी और सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड करा, 2 साल से 500 से ज्यादा जगह रेड हुई, 1000 से ज्यादा लोगों को एज अ विटनेस एग्जामिन कर लिया दोनों एजेंसी ने, तकरीबन 50,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी ईडी और सीबीआई ने, लेकिन आज तक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, आज तक एक इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। और विटनेस कौन है? जो खुद एक्यूज्ड हैं, सी अरविंद, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, समीर महेंद्रू, शरद रेड्डी, मुगांता श्रीनिवास रेड्डी, ये सब एक्यूज्ड हैं जो जमानत किनको कोर्ट ने अप्रूवर, इन्होंने सीबीआई ईडी ने अप्रूवर, ये खुद एक्यूज्ड है, इनके अलावा कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। और दूसरी बात समीर, नहीं गजेंद्र जी, अब आपने अपनी बात को रखा। गजेंद्र जी, मैंने 90 सेकंड आपको अपनी बात रखने के लिए दिया, एक बार में नहीं, हम लोग डिबेट में, मैं मल्टीपल टाइम्स आपके पास आऊंगा। गजेंद्र जी, उसका जवाब कौन देगा? मैंने गजेंद्र जी, मैं मल्टीपल टाइम्स आपके तरफ में आऊंगा, आपके पास मैं मल्टीपल टाइम्स आऊंगा। आपने अपनी बात को 90 सेकंड रखा, पर मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त ईडी ने बेल प्ली को अपोज नहीं किया। सिरसा जी, एक मनिंदर जी कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास एविडेंसेस नहीं है, इसीलिए जाके आपने बेल प्ली को अप्रोच नहीं किया। इसका जवाब आप देंगे, पर आज ये स्पष्ट हो गया कि जो कोर्ट में हो रहा है वो सिर्फ एविडेंस के आधार पे हो रहा है। आज संजय सिंह जी को बेल मिली है और 6 महीने में बेल मिली है। इसका यह मतलब है कि कोर्ट इस केस को सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पे चल रहा है। जहां इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास एविडेंस स्ट्रांग है, वहां बेल नहीं मिल रही है। तो अब से कोई भी ये कहेगा कि ये पक्षपात का केस है या केस के अंदर जो है दोषारोपण हो रहा है, मैं कह रहा हूं ये केस सिर्फ और सिर्फ पीएमएलए की धारा के हिसाब से चल रहा है। क्योंकि आज संजय सिंह जी को बेल तभी मिली है जब ईडी ने अपोज नहीं किया, कोर्ट ने माना है कि इस वक्त बेल देना जरूरी है और वो बेल प्रोवाइड करी गई है। मैं कह ये चीज स्पष्ट हो चुकी है आज। सिरसा जी। प्रदीप जी, देखिए, पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन आपको केस समझना पड़ेगा। इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत सिंपल सी बात है। इसमें 10-12 अक्यूज्ड हैं और बहुत सारे लोग जेल में हैं और कुछ बेल पे हैं। इससे पहले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एक बेल हो चुकी है और ये कोई पहला केस नहीं जिसमें बेल होगी। बेल होनी है। अभी मनीष सिसोदिया जी 1.25 साल से अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल जी अभी गए हैं, कोई 2 साल से है, कोई 6 साल से, कोई 1.5 साल से। बेल अक्सर अक्यूज्ड की होती है। कभी आज तक ऐसा देश में एक सिंगल केस नहीं है, सिंगल, मैं 2 की बात नहीं कर रहा, एक सिंगल ऐसा केस नहीं है जहां पे किसी अक्यूज्ड की बेल ना हुई हो और उसको सीधी सजा होगी हो। लोग होते हैं बेल होंगे, अब ट्रायल होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज जो बात सामने आ गई है, मुझे लगता है आज देश के सामने क्या है, आम आदमी पार्टी जो चिल्ला चिल्ला के शोर मचा के कहती थी जी पीएमएलए में तो बेल होती नहीं जी, पीएमएलए में तो बेल हो ही नहीं सकती ना जी, इन्होंने खत्म कर दी ना जी धारा। इसी जज साहब ने, जिसको आज ये अपनी जीत बता रहे हैं, ईडी ने बेल अपोज नहीं की, इनकी बातें मानो, जो कह रहे हैं इन्हीं की तरीके से चलिए आप। फिर आप ये तो बता दीजिए, जब इस जज साहब ने मनीष सिसोदिया की सेम बेंच ने बेल रिजेक्ट करते हुए कहा कि बेल कैनॉट बी ग्रांटेड बिकॉज देयर इज अ टेंटिव प्रोसीड ऑफ 338 करोड़ रुपीस, 338 करोड़ रुपए की प्रोसीड ऑफ क्राइम का हमारे साथ एविडेंस है, बेल नहीं दी जा सकती। और उसके बाद इससे ऊपर वाली बेंच जो है, चीफ जस्टिस साहब की बेंच, वहां पे भी क्यूरेटिव गई अपनी क्या बोलते हैं पिटीशन, उसको भी रद्द कर दिया कि कोई ग्राउंड्स नहीं आपके पास बेल के। भाई साहब, बस हमें इतना समझा दीजिएगा, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मेरी हाथ जोड़कर इनसे एक विनती है, बस इतना समझा दीजिएगा, ये जज साहब सच्चे हैं, जज साहब ठीक है, जज साहब गलत हैं, बस इतना ही बता दीजिए। जी, नरेंद्र भरद्वाज जी, आप इसका जवाब देंगे। मैं जस्टिस खन्ना, जिनको आपने कोट किया, मैं उनको पूरी तरीके से कोट करना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि संजय सिंह जी को इस वक्त बेल दी जा रही है, परंतु ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। संजय सिंह ये बेल प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ये कंसेशन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता।
संजय सिंह एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू विद पॉलिटिकल एक्टिविटीज, परंतु ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो गणेंद्र भारद्वाज जी, एक चीज आप समझिए कि यहाँ पे जस्टिस जो जज जिनको आपने कोर्ट किया है, उन जज की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन ये नहीं आई है कि ये जो केस है वो फर्जी केस है, झूठा केस है। ये प्रदीप जी, प्रदीप जी एक बात और है, नहीं प्रदीप जी एक बात और है, इन्हीं जज साहब ने, जस्टिस खन्ना जी ने ही मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट किया, इन्हीं जज साहब ने। गणेंद्र भारद्वाज जी, अनुराग भदौरिया जी के पास आना, गीता भट्ट के पास। बिल्कुल गणेंद्र भारद्वाज जी, जवाब दीजिए। देखिए प्रदीप जी, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। आज सच जीता है और ईडी ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने, जब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपने 6 महीने से संजय सिंह को जेल में डाला हुआ है, कोई रिकवरी हुई, कुछ मिला, कोई पैसा मिला, कोई मनी ट्रेल मिली, ईडी खामोश, ईडी के पास कुछ नहीं था। और जब ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की बेंच ने ईडी को लताड़ लगाते हुए यह कहा कि अब आर्ग्यूमेंट पे आओगे या मैं बेल दूं, तो ईडी ने सरेंडर कर दिया, बोले जी नहीं हमें बेल दे दीजिए, हम आर्ग्यूमेंट पे नहीं आएंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट पे आएंगे तो विटनेस दिखाना पड़ेगा, मनी ट्रेल दिखानी पड़ेगी, लेकिन कुछ इस लॉजिक के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से गीता भट्ट और अनुराग भदौरिया जी, इस लॉजिक के डिबेट को खोलना चाहता हूं मैं। हरिशंकर गुप्ता जी आपके पास भी आ रहा हूं, पर इस लॉजिक से नहीं आ रहा हूं मैं। सिरसा जी आ रहा हूं, मेरे को एक लॉजिक को एक्सटेंड करने दीजिए। इस सिरसा जी में आ रहा हूं, प्लीज सिरसा जी में आ रहा हूं। इस लॉजिक को मैं एक्सटेंड करूंगा तो इसका मतलब है कि मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट हुई तो उस वक्त में क्या ईडी का केस स्ट्रांग, मतलब आप कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो सबूत है वो स्ट्रांग है, संजय सिंह के खिलाफ सबूत है वीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये लॉजिक लगाया जाएगा। और अगर यही लॉजिक है गीता भट्ट जी, तो जितनी बार बेल रिजेक्ट होगी तो उतना बार हम ये मानेंगे कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है, अगर यही लॉजिक लगाया जाए। गीता भट्ट और अनुराग भदौरिया, पहले गीता भट्ट। देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि जो एक्यूज्ड है वो बार बार जाता है और बेल की जो है दरखास्त वहां करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको हर बार जो है बेल जो है कोर्ट दे दे। परंतु आज देखिए, बार बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं वो ये नहीं बता रहे कि वहां न्यायाधीशों ने ये बात कही कि हम ये ट्रायल चलता रहेगा, हम ट्रायल को रोकने के लिए नहीं कह रहे, आप ट्रायल को चलाइए, ये उन्होंने बोला है ईडी को। एफआईआर क्वॉश नहीं हुई है। हाँ, एफआईआर क्वॉश नहीं हुई है, कहे ट्रायल चलता रहेगा और आप बताएं कि क्या हम इन्हें बेल दे दें या आप उसका विरोध करेंगे। तो ईडी ने उसका विरोध नहीं किया है, बात सिर्फ इतनी है। मैं आज सत्य के साथ खड़ा हूं अनुराग भदौरिया जी, और आज मैं दिल्ली की जनता के साथ खड़ा हूं। मैं जानना चाहता हूं ये कौन है ये व्यक्ति जो बार बार ऑफर दे रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा और अनुराग भदौरिया, पहले अनुराग भदौरिया जी आएंगे। कौन है ये व्यक्ति जो बार बार ऑफर दे रहा है दिल्ली के अंदर? क्योंकि अगर ये व्यक्ति है, इसको एक्सपोज करना जरूरी है और ये रिपीटेडली ऐसा हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी कि आपको चिंता नहीं हो रही कि कोई एक व्यक्ति है जो अभी तक मिस्टर इंडिया टाइम जो अभी गायब है, पता ही नहीं कौन है, और ये व्यक्ति 2022 से है जिसके बारे में आम आदमी पार्टी कह रही कि उनको कॉन्टैक्ट करा जाता है, पर वो व्यक्ति सामने तो आता नहीं है अनुराग भदौरिया जी। तो क्या ऐसा नहीं समझा जाएगा कि आरोप झूठे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति को लाइए, एक्सपोज करिए कौन बीजेपी के अंदर ज्वाइन करवाने की बात कर रहा है और ईडी का केस बंद कराने की बात कर रहा है। बार बार आप कह रहे हो कि दिल्ली की जनता जानना चाहती है अरविंद केजरीवाल की पत्नी के बारे में, क्या वो राजनीति करेगी? दिल्ली की जनता जानना चाहती है आम आदमी पार्टी को कौन चलाएगा। दिल्ली की जनता जानना, इनमें से एक भी वर्ड मैंने यूज नहीं किए कि क्या वो राजनीति, सॉरी आप मुझे मिसकोट मत करिए, मैं एक बार आपको करेक्ट कर रहा हूं। मैंने कहा है कि अब आगे होगा क्या, मैंने नहीं पूछा, मैंने ये नहीं बोला कि वो राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं पूछ रहा हूं दिल्ली की जनता जानना चाह रही है आगे सरकार कैसे चलेगी, कौन चलाएगा। वही दिल्ली की जनता जानना चाहती है, दिल्ली की जनता नहीं, भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है। उसके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है, आम आदमी पार्टी को जिताया है, आम आदमी पार्टी की सोच को जिताया है, उनकी नीतियों को जिताया है, उनके विचारों को जिताया है। और विचार तो पार्टी के होते हैं, तो पार्टी तो चल रही है ना। बीजेपी परेशान है, भाई हमने इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी कैसे चल रही है सरकार तो नहीं चलनी चाहिए, इसलिए बार बार कहती दिल्ली की जनता जानना चाहती। दिल्ली की जनता तो पहले जान गई थी कि भारतीय जनता पार्टी देश का, दिल्ली का हित नहीं करेगी, इसलिए आपको हरा दिया था और हरा के सिरसा जी की 3-4 सीटों में समेट के घर बैठा दिया था। फिर भी चिल्ला के बोले दिल्ली की जनता जानना चाहती है। अरे दिल्ली की जनता ने तो आपको हरा दिया, फिर क्या जानना चाह रहे हैं? आज मत कहिए सवाल ये है खत्म हुआ है, तो फिर आज ये मत कहिए अनुराग जी लोकतंत्र खत्म हुआ है। वही लोकतंत्र के अंदर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को जिताया है, तो फिर ये मत कहिए कि लोकतंत्र खत्म है और जाके राहुल गांधी जी को फोन करिए और हरीश
हरिशंकर गुप्ता जी को जरा दिखाइए। अनुराग भदौरिया जी ने बड़ी अच्छी बात करी आज, पहली बार मैं अनुराग भदौरिया जी से सहमत हूं। हरिशंकर गुप्ता जी आज अनुराग भदौरिया नहीं, मैं आपने आपकी पॉइंट को मैं आपको लाना चाहता हूं, जी मैं आऊंगा। आपने अनुराग भदौरिया जी ने बड़ी अच्छी बात करी, कम से कम 10 सेकंड तो आपको 1 मिनट दूंगा, मैं 1 मिनट दूंगा, पर आज आपने हरिशंकर गुप्ता जी की बात कहनी चाहिए कि लोकतंत्र देश में नहीं खत्म हुआ है, तभी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर 3 बार सत्ता में आई है, इलेक्शन रिग्ड नहीं हुए। हाँ बोलिए, तो अधिकार बोलने का आपको ही दे रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं इलेक्शन रिग्ड नहीं है देश में। भाई आप देखिए, इस देश के अंदर में लोकतंत्र और संविधान, और बार बार इनके सांसद, अभी देखिए ज्योति मिर्धा जी लड़ रही हैं, उन्होंने क्या कहा अपनी रैली में, संबोधित कर रही हैं कि हमें जीतना है क्योंकि संविधान को भी ठीक करना है, यही तो कह रही है अपनी रैली में। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं। इनकी मंशा पे शंका नहीं होगी कि क्या संविधान यहाँ संविधान परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या लोकतंत्र बचाने के लिए? तो विपक्ष लड़ रहा है संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत है तो देश मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है तो यहाँ की जनता मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है तो हिंदुस्तान मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है, अगर यहाँ संविधान मजबूत है तो हर व्यक्ति सुरक्षित है। और ये संविधान और लोकतंत्र यहाँ का इतना मजबूत है, इसलिए विश्व में हमारा डंका बजता है। और आप उसी जो हमारे पिलर, उसी को कमजोर करने की अगर बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे तो ये चिंता की बात है। फैक्ट्स क्या है इसमें? फैक्ट है कि इनके अच्छा नहीं, इनके सांसद ने नहीं कहा, इनके दो सांसद बोल चुके हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान को बदलना है, पर इससे संविधान बदलने की बात करते हैं। ये तो संविधान बदलने की बात क्यों करोगे भाई? जवाब दीजिए, आप चुनाव लड़ने आए हो देश के अंदर में, जवाब दे। सिरसा जी जवाब दिए, हरिशंकर गुप्ता जी के पास आ रहा हूं फिर। सिरसा जी जवाब दीजिए। इनके नजर में संविधान कब खतरे में आ जाता है? जब गांधी परिवार पे करप्शन की कार्रवाई आएगी तो संविधान खतरे में है। मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के ऊपर खतरे पे आएगा तो संविधान खतरे में है। अखिलेश जी के ऊपर अगर कार्रवाई होगी करप्शन में तो संविधान खतरे में है। अगर मायावती जी के ऊपर खतरा होगा तो खतरे में है। ममता जी के ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो संविधान खतरे में है। मंत्री से 52 करोड़ रुपया पकड़ा जाएगा। हमारे प्रवक्ता सबको इतना बता देना कि जब ये बोलेंगे मैं इसी तरह के बीच में बोलूंगा। अनुराग जी वो सुन रहे थे, आपको उनको बोलने दीजिए। अनुराग जी सुनने, तो ऐसा है जब ममता जी के घर से 52 करोड़ जाता है तो संविधान खतरे में है। जब ममता जी के मंत्री के घर में से 52 करोड़ रुपया कैश पकड़ा जाता है तो संविधान खतरे में है। और जब कांग्रेस के एक एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया नगद पकड़ा जाता है, 350 करोड़ रुपया नगद पकड़ा जाता है तो संविधान खतरे में है। 350 करोड़ रुपया मिलना संविधान खतरे में है। ममता जी के मंत्री के घर से 52 करोड़ रुपया मिलना मतलब संविधान खतरे में है। बोवर्स का पैसा खा जाना संविधान खतरे में है। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की जायदाद को खा जाना मतलब संविधान खतरे में है। तू जी और जीजा जी आ जाएंगे, संविधान खतरे में है। कोल खा जाओ, संविधान खतरे में है। 12 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग लो इनसे, 12 लाख करोड़ का हिसाब खतरे में है। देखिए क्यों नहीं बोलने दे रहे मेरे को, क्योंकि इनको पता है सच सामने आने लग पड़ा। भदौरिया जी को समझ लगा मुझे भागना पड़ेगा। भदौरिया जी आपको दौड़ना ही पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। आप सच नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आपको सच सुनने की आदत नहीं, आपको तो संविधान खतरे में दिखता है। और जितनी देर मैं बोल रहा हूं देश के लोगों को और टीवी चैनल को, जी टीवी को याद रखना चाहिए। मैं तो जितनी देर मैं बोल रहा हूं मेरा निवेदन है, मैं सिरसा जी और वेरी सीनियर स्पोक्सपर्सन, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। नहीं ये गलत है। अनुराग जी को बोलने दीजिए ना प्लीज। इसी तरह टपकूंगा क्योंकि तो मुझे 1 सेकंड भी नहीं बोलने दिया। बोला कोई नहीं, भदौरिया जी को बोलने। सिरसा जी और हरिशंकर गुप्ता जी के पास आना चाहता हूं मैं। अनुराग जी आ रहा हूं मैं। अनुराग जी थोड़ा कभी कभी ना बैटिंग जब करते हैं अनुराग जी सुनो, मैं आपको एक थोड़ी सी जैसे बोलेंगे जितनी देर बोलेंगे स्टेमिंग टेबल पे, अनुराग जी जितनी देर बोलेंगे उतनी देर मैं बोलूंगा, निरंतर बोलूंगा। भदौरिया जी आपको मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के पापों को नहीं भूलना चाहिए। आपको चारा घोटाला नहीं भूलना चाहिए, आपको ये घोटाला नहीं भूलना चाहिए। आपको ममता जी के घर से 52 करोड़ रुपया। संविधान अमेंडमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होता है। संविधान अमेंडमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होता है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के हिसाब से हिस्टोरिकली अलग अलग बार लाया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर कोई बदल नहीं कर सकता है। इतिहास में हमने देखा है कि राजीव गांधी जी के पास जब पूर्ण बहुमत थी तो शाह बानो का फैसला आया गया था, और उसी तरीके से जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत
बहुमत है, बीजेपी सीए का फैसला लेके आई, तो संविधान का अमेंडमेंट कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट नहीं है, प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर को ना बदला जाए। अब मैं हरिशंकर गुप्ता जी तो तब से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास आना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं गणेंद्र भारद्वाज जी आपके पास और गीता भट्ट जी के पास, पर पहले हरिशंकर गुप्ता जी और अनुराग भदौरिया जी आपके पास आऊंगा, पर हरिशंकर गुप्ता जी को दिखाएं और सिरसा जी को। हरिशंकर गुप्ता जी, मेरी कंसर्न बहुत स्पेसिफिक है और प्लीज मेरी कंसर्न को सुनिएगा, और आप बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, तो आप मेरी कंसर्न को समझ सकते हैं। देखिए हरिशंकर गुप्ता जी, पब्लिक डोमेन में एक एलिगेशन आया है, और यह एलिगेशन एक व्यक्ति ने नहीं दिया है सिरसा जी, दो लोगों ने दिया है, और अभी दो लोगों ने दिया है, और 2022 से लेके ये रिपीटेडली करीबन मेरे पास जो रिसर्च मेरे बता रही है, और मैं जनता के सामने रखना चाहता हूं, और मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि जनता सुने हरिशंकर जी, और तब आपके पास ही आऊंगा। मैं डेट वाइज जाना चाहता हूं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान इसको देंगे। कैलाश गहलोत जी ने भी इसके तरीके का कहा कि उनको ऑफर आया गया था। इसके ऊपर जो है सत्येंद्र जैन जी के तरफ में भी कहा गया था कि ऐसा ऑफर आया था। 2018 के अंदर ये बात की गई थी, 22 के अंदर की गई थी, 23 के अंदर की गई थी, 24 के अंदर अब की जा रही है। वो व्यक्ति कौन है जो ऐसे ऑफर दे रहा है? अगर मुझे कोई ऐसे ऑफर, किसी को, आपको मान लीजिए कोई ऑफर दे, आपके पास एविडेंस होगा, फोन रिकॉर्ड होगा, कॉल रिकॉर्ड होगा, मैसेज होगा, जनता के सामने रखना चाहिए जिससे बीजेपी एक्सपोज हो। क्यों नहीं रखा जा रहा है जनता के सामने ये? हरिशंकर गुप्ता जी देखिए, दो बातों पर मैं चर्चा करूंगा यहां पर। गो अहेड। दो इशू है। एक इशू तो आपने कहा कि कौन ऑफर दे रहा है जी, बीजेपी की तरफ से कौन ऑफर दे रहा है। पिछले 10 सालों के अंदर अब ये बताने की जरूरत हो गई है, इतनी सरकारों को खरीदा गया, इतने विधायकों को तोड़ा गया और इतने लोगों को पार्टी में शामिल करवाया गया, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन ऑफर देता है। दूसरी बात समझ लीजिए आप बात को, ये जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद रिमांड हुआ, उसके बाद 14 दिन की जेल में भेज दिया गया, ये तो सारा स्क्रिप्टेड है, ये तय है पहले से। और संजय सिंह की बात को मिसाल मत लीजिए आप। संजय सिंह को गिरफ्तार, ये तो ईडी के हाथ में है, कोर्ट भी ईडी के हाथों मजबूर है, कोर्ट भी ईडी के हाथों मजबूर है। ईडी किसको छुड़वा दे, किसको जेल में रखे, ये ईडी करेगी। और ईडी कौन चला रहा है? सीबीआई कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार। और ऐसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने खुद आरोप लगाए, उनके घर तो ईडी नहीं गई, उनके घर तो ईडी का छापा नहीं पड़ा, ईडी ने उनको तो जेल में नहीं भेजा। इसलिए जो आप सफाई दे रहे हैं प्रदीप जी, आप जो बार बार सफाई दे रहे हैं बीजेपी के पक्ष के अंदर, ये सब गलत है, ये सब नाटकबाजी है, ये सब बीजेपी का एक स्क्रिप्टेड मामला पूरा का पूरा है। कैसे? सिरसा जी, मैं आप यहां पर बैठे हुए हैं, कैसे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कैसे? क्या ऐसे ही है जैसे मैं बता रहा हूं? नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूं, सिरसा जी जवाब देंगे। मेरा एक बहुत इनोसेंट सा सवाल है मेरा, हरिशंकर जी मैं आपसे, मैं कह रहा हूं कोई अगर ऑफर देता है, लेट्स से मैंने इस वक्त अगर फोन पे डायल किया और अगर मैं जाके इस वक्त अगर मैं अपने प्रोड्यूसर को, मेरी एक सेकंड बात सुनिए प्लीज, मेरे प्रोड्यूसर को मैं हेलो करता हूं, जैसे कि भाई हेलो मान लीजिए एक मैसेज भेजता हूं, वो उसके पास मैसेज डिलीवर होता है, एक डिजिटल ट्रेल रहती है और डिजिटल ट्रेल के ऊपर, जैसे मैंने अभी मैसेज किया, ये डिजिटल ट्रेल के ऊपर वो हेलो चले जाता है। तो कल को अगर कोई प्रोड्यूसर को, मेरे प्रोड्यूसर जो मुझे बोलेगा कि हाँ प्रदीप जी ने मुझे हेलो मैसेज भेजा, इसी तरीके से जब आतिशी जी कह रही है कि उनको कोई ऑफर दे रहा है तो उसका कुछ तो डिजिटल एविडेंस होगा, और मैं तो चाह रहा हूं उस व्यक्ति को एक्सपोज किया जाए, वो व्यक्ति को सामने पब्लिक डोमेन में, सामने पब्लिक डोमेन में आने से रोका क्यों जा रहा है? और ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको एक चीज बताऊं हरिशंकर गुप्ता जी, मैं पहली बार नहीं हुआ है, मैं तो चाह रहा हूं कि वो व्यक्ति जो है वो एक्सपोज हो। मेरे को प्लीज सिरसा जी आप पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, पर मेरी कंसर्न जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से। सितंबर 30 2022 को राघव चड्ढा जी सेम ट्वीट करते हैं, प्लीज सुनिए प्लीज, सितंबर 30 2022 को राघव चड्ढा जी सेम बात कहते हैं। हरिशंकर गुप्ता जी आपसे ही पा रहा हूं, सितंबर 22 2022 को फिर ये बात कही जाती है, फिर अगस्त 22 2022 को ये बात कही जाती है, उसके बाद जाके मार्च 27 2024 को सेम बात कोई दूसरा व्यक्ति कहता है। तो वेयर इज द प्रूफ? बोलेंगे इसके अंदर, बोलिए हरिशंकर गुप्ता जी, वेयर इज द प्रूफ? मुझे बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल, आपको मैं जवाब देता हूं आपको। बोलिए, आ रहा हूं नरेंद्र जी आपके पास, आ रहा हूं, आइए हरिशंकर गुप्ता जी प्लीज। मैं आपको जवाब देता हूं इस बात का। बोलिए। आपने बड़ा इनोसेंट तरीके से इस बात को अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अपने ऊपर घुमा के इस बात को पेश कर दिया। पूरा देश जानता है कि इस देश के अंदर एमपी, एमएलए की, विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त का जो व्यापार है
वो कौन करता है, किसने शुरू किया है? ये भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार करती है। आप इस बात से, इस सच्चाई से क्यों मुंह कर रहे हैं? इस सच्चाई को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? आप इस सच्चाई को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? आप बड़ा इनोसेंट बन के बात मत कीजिएगा। हरिशंकर, आज देश के अंदर कितनी सरकारें गिरा दी, हरिशंकर जी, कितनी सरकारें देश में गिरा दी इन लोगों ने। इज दिस द आपको फर्स्ट पता टाइम? नहीं है इस बात का? हरिशंकर जी, इज दिस द फर्स्ट टाइम? क्या पहली बार हो रहा है? ऐतिहासिक रूप से, फिर अगर हम इतिहास में जाएंगे तो ऐतिहासिक रूप से ये मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका। और अभी थोड़े समय पहले आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी के एक सीनियर मेंबर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, तो क्या इससे ये लगाया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है? लगा दीजिए, और तो आपके हाथ में। मैं लॉजिक आपके लगा रहा हूं, मैं आरोप नहीं, मैं तो आपकी लॉजिक को एक्सटेंड कर रहा हूं। सफाई भी आप ही देना है, इनोसेंट बन के सफाई भी आपने देनी है। मुझे प्रदीप जी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये तो हो ही रहा है। देखिए सिरसा जी, एक बात का तो मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा कि जो ईडी के केसेस होते हैं ना, वो ज्यादातर जो है ना ऑपोजिशन के लोगों पे होते हैं। ये बात तो मैं कहना चाहता हूं, इसके ऊपर आप भी मुझे बताइएगा और मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा। संजय पाटिल है, वो पब्लिकली डोमेन पे अक्टूबर 24, 2021 को कहते हैं ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी अगर मैं भाजपा का एमपी बन जाऊंगा तो। मैं भाजपा का एमपी हूं इसलिए ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी। ये अक्टूबर 24, 2021 को संजय पाटिल जी कहते हैं। तो बात दरअसल यही है कि इन्वेस्टिगेटिव कार्रवाई जो आज डीलेजिटिमाइज करने की ऑपोजिशन इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसा कहते हैं कि आपको एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिली हुई है। जवाब दीजिए सिरसा जी। देखिए, पहले रविशंकर जी ने जो हरिशंकर जी ने जो कहा, देखिए ये अगर आप केवल 2 महीने पीछे चले जाएं तो जब ये कहते थे कि हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले कांग्रेस ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, हमारी जरूरत नहीं पड़ती थी। पंजाब में प्रताप बाजवा जी करते थे, दिल्ली के अंदर इनके लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिल्ला के बोलते थे ये बेईमानों की पार्टी है, अगर खरीदना चाहते हो तो लाइए सबूत। अब आप देखिए, कल रात को भी एक एमएलए को कुछ रिश्तेदार मिलने चले गए, तो वे भी कल आके रात को फिर दोबारा उन्होंने कर दिया कि 10 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। तो आतिशी जी को अलग रिश्तेदार मिले, उनसे पहले ऋषि जी एक एमएलए हैं, उनको कल शादी में परसों लोग मिल गए थे, इनको राह चलते मिल जाते हैं। अब देखिए कितना बिकाऊ माल है आम आदमी पार्टी का। राह चलता कोई भी पकड़ के आता, भैया लेगा 10,000 रुपया, चलेगा हमारे साथ, जो 20,000 रुपया लेके हमारी पार्टी ज्वाइन, 25,000 लेके हमारी पार्टी। मतलब आप बताइए, इतना बिकाऊ माल है कि कोई क्रेडिबल आदमी इनके पास नहीं जाता। सब्जी वाला भी इनको एमएलए खरीदने के चले जाता है कि चले यार, इनको पता है एमएलए बिकाऊ है। दूसरी बात आपको ध्यान में ला दूं, ये कहते हैं हमारे एमएलए को 5 करोड़ दे दिया, 10 करोड़ देने ऑफर कर दी। इनके एमएलए 2 लाख में बिकते हैं। ये मैं नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने वीडियो डाल के कहा, नरेंद्र भारद्वाज जी एमएलए जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, वो पंजाब में 2 लाख रुपए रिश्वत ले रहा था, हमारे पास वो वीडियो आ गई है, हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं। अरे 2 लाख रुपए में तुम्हारा मंत्री खुद बिक रहा है और तुम उसकी वीडियो डालकर ये बात कह रहे हो, हमने ले लिया। और जब इनका कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट रिंकू जो कांग्रेस से गया था आम आदमी पार्टी के अंदर, तब वो ईमानदार था, वो बहुत ईमानदार था। लेकिन रिंकू ने जैसे ही एमपीशिप के साथ अपनी टिकट भी छोड़ दी तो वो बेईमान हो गया, बिकाऊ हो गया। कांग्रेस से आप में गया तो ईमानदार, जवाब नहीं। लेकिन आपसे जैसे ही बीजेपी में आया वो हरिशंकर गुप्ता जी और गणेंद्र जी देखिए, मैं गणेंद्र जी जवाब दीजिए। प्रदीप जी, संजय सिंह पहले ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल ना होकर जेल से छूट गए। इससे पहले जितने भी लोग जेल से छूटे उन्हें बीजेपी में जाना पड़ा। सत्येंद्र जैन भी छूटे थे ना, फैक्चुअली सत्येंद्र जैन सत्येंद्र जैन जी को भी बेल से जेल से नहीं रुक जाइए, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, फैक्चुअली गलत मत होइए। सत्येंद्र जैन जी भी जेल से छूटे थे तो बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। बहुत सारे नेता। अरे सुन लीजिए, नाम बताइए जो बीजेपी में हमारी जेल से हमारे पास आया, कौन सा नेता, नाम बताइए उसका। नहीं आप देखिए, आप नाम गणेंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए, सिरसा जी गणेंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर वो नाम तो बताइए आपके साथ। नहीं सिरसा जी गणेंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए, एक सिरसा जी उनको बोलने दीजिए, एक उनको बोलने दीजिए, फिर आप आइएगा प्लीज। बोलिए गणेंद्र जी, बोलिए गणेंद्र जी बोलिए। हाँ देखिए, हो कह रहा है कि आज ईडी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बात मान ली कि उनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है। आप बार बार कहते हो ईडी पे सवाल क्यों उठा रहे हो? ईडी ने एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सारी जांच करने के बाद मनी ट्रेल नहीं मिली,
दूसरी तरफ एक मनी ट्रेल मिल गई 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी ने, जो इस सोकल्ड एक्साइज स्कैम के एक्यूज थे, उन्होंने बीजेपी के खाते में दिए, बीजेपी को रिश्वत दी, बीजेपी ने उनकी बेल करा दी परमानेंट। अब 60 करोड़ रुपए बीजेपी ने लिए शरद रेड्डी से, तो क्या ईडी को जाके बीजेपी के लीडरशिप से जांच नहीं करनी चाहिए थी? क्या जेपी नड्डा से पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी कि आपने एक एक्यूज से 60 करोड़ रुपए लिए जिसकी हम जांच कर रहे हैं, और 2 साल तक आपने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से छुपा के रखा? आज तो जेपी नड्डा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उससे ईडी को पूछताछ करनी चाहिए कि आपने 60 करोड़ की घूस लेके आपने शरद रेड्डी को बेल क्यों दिलाई? जी ठीक है, सिरसा जी में के पास, सिरसा जी, फिर अनुराग भदौरिया जी के पास और गीता भट्ट के पास आना है। गीता जी पहले सिरसा जी, आ रहा हरिशंकर जी के पास। ये जो इलेक्शन बॉन्ड में पैसा मिला वो 20,000 करोड़ रुपए में से 14,000 करोड़ रुपया। अरे सिंपली धीरेन्द्र, ये देखो ना, अब जब इनकी बारी आती है तो आप मेरे को दो लोग मेरे को बीच में बोल देने देते हैं, फिर आप मेरे को बोलोगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? बोलिए धीरेन्द्र जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, भारद्वाज साहब मेरे को मेरी बात रखने दीजिए। ऐसा है 20,000 करोड़ रुपया आया, 20,000 करोड़ में से जिस पार्टी की हर प्रदेश के अंदर या तो सरकार रही है या तो अब भी है, 1.5 दर्जन से ज्यादा जिस सूबों में सरकार है, 325 एमपीओ के साथ देश के अंदर सरकार है, उसको 8,000 करोड़ मिला, 6,000 करोड़, 14,000 करोड़ रुपया, उससे 1.5 गुना पैसा ज्यादा मिला इनको, जिनकी या तो एक सूबे में सरकार है। आपको देख लीजिए, ममता जी टीएमसी को 1,600 करोड़ रुपया मिला, जिनकी केवल एक ही स्टेट में सरकार है। 1,400 करोड़ रुपया कांग्रेस को मिला, 1,500 करोड़ रुपया टीआरएस को मिला। ये सारा पैसा इलेक्शन के लिए लोगों ने दिया। अब इन्होंने कहा कि पैसा अरबिंदो कंपनी ने दिया, और बिंदो फार्मेसी या फार्मेसिकल जो भी वो कंपनी है, ऐसी 10 और फार्मेसिकल कंपनियां हैं जिन्होंने पैसे दिए। किसी ने कांग्रेस को दिए, किसी ने आपको दिए, किसी ने आधे आपको दिए, पूरे कांग्रेस को दिए, किसी ने सभी को, पार्टी बीआरएस को दिए, सबको दिए। लेकिन जिस आदमी के साथ आपको 14,000 करोड़ रुपया लिया, तब तो आपको बुरा नहीं लगा, लेकिन आपको बीजेपी को मिले पैसे बुरे लग रहे हैं। बता दीजिए, अगर 8,000 करोड़ 6,000 करोड़ एक पार्टी को मिला है, तो भाई 14,000 करोड़ रुपए वाले क्या ईमानदार थे? और फिर आप बताइए, लॉटरी वाले के पैसे आप लोगों के पास आए, सुनिए, लॉटरी किंग के पैसे आपके पास आए, हॉस्पिटल वालों के पैसे आपके पास आए, कांग्रेस के पास से इतना पैसा आया जो पहले काला धन आता था, हरिशंकर गुप्ता जी, गीता जी और अनुराग जी, हमारे तो व्हाइट में पैसे, मैं कह रहा हूं आज एक बात तो स्पष्ट हो गई है, अब तो लाखों रुपया कैश में ले जाते हैं, 2 बातें, आधा पैसा अपने घर ले। मैं कह रहा हूं हरिशंकर गुप्ता जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। गीता भट्ट जी आएंगे और फिर अनुराग भदौरिया जी के साथ। मेरे को जनता कह रही है अनुराग भदौरिया जी को लेकर मैं लाऊंगा, अनुराग जी को अनइंटरप्टेड टाइम दूंगा मैं, और सिर्फ मैं अनुराग जी रहेंगे। पर गीता भट्ट जी, हरिशंकर गुप्ता जी आए। गीता भट्ट जी, हरिशंकर गुप्ता जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा सरकार डिस्टेबलाइजेशन करने का दौर अब शुरू हुआ है। डेटा यह सजेस्ट करता है कि जब इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल के अंदर 15 साल का जब वो कार्यकाल था, 1966 से 1977 के बीच में 36 बार सरकारें गिरी। 1980 से 1984 के बीच में 15 बार सरकारें गिरी। नहीं प्रदीप जी, आप गलत कह रहे हैं, गिराई नहीं, डिसमिस करी। देखिए जी, सुनिए मेरी बात, मैं बात कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। 90 बार जो है सरकारें कांग्रेस राज के अंदर जो है गिरी थी, जिसमें से 50 बार इंदिरा गांधी जी की तरफ गई, और उनपे उस वक्त ये एक्यूजेशन लगा था कि सरकारें उन्होंने गिराई थी। तो हरिशंकर जी, ये बात जब आप कहते हैं तो हिस्टोरिकली अगर ये पास्ट बहुत बड़ा चले जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में 7 बार, इंदिरा गांधी जी के बाद समय में 51 बार, मोरारजी देसाई जी के समय 17 बार, चरण सिंह के समय 4 बार, राजीव गांधी के समय 6 बार, तो ये बड़ा लंबा इतिहास चला जाता है। तो मुझे लगता है हमें स्टिक अभी के फैक्ट्स पे करना चाहिए हरिशंकर गुप्ता जी। और आज जो कार्रवाई हो रही है हरिशंकर गुप्ता जी, इस पे पहली कंप्लेंट तो कांग्रेस ने करी थी, कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पहले कंप्लेंट करी थी। पहले हरिशंकर गुप्ता जी आएंगे, फिर गीता भट्ट जी, फिर अनुराग भदौरिया और सिरसा जी के पास। हरिशंकर गुप्ता जी, हम इस बात से कब इंकार कर रहे हैं? हम इस बात से कब इंकार कर रहे हैं कि हमने धरना नहीं दिया, प्रदर्शन नहीं किया और जांच के लिए कहा नहीं है? लेकिन सवाल यह कि आप टाइमिंग तो देखिए ना। वो तो 8 बार समझ को छोड़ेगा तो टाइमिंग तो शुरू हो चुका है। 8 बार अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो टाइमिंग चेंज हो जाएगी। आचार संहिता लग चुकी है, नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और एक बात बताइए मेरे को, आपने 2 बार रिमांड लिया, 2 बार रिमांड लेके ईडी अपने कब्जे में ले गई, उसके बाद 14 दिन के लिए जेल क्यों भेज दिया? तो आपने जब कंप्लेन करी थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कंप्लेन ऐसी की आपने? जब आपने इसका अनिल चौधरी जी ने कंप्लेन करी तो आप एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे थे उस वक्त? क्या होता? कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई जब हो रही थी तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे?
हमारी अपील थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये जांच ही तो हो रही है। जांच में जो सही हो और गलत हो, आज भी हम यही बात कह रहे हैं, आज भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं। इसकी जांच हो, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण से जबरदस्ती किसी आदमी को, एक देश के 2-2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में रखना, ये कहां तक सरासर जवाब जायज बात है? जी कैसे तो गलत बात है। पॉलिटिकल एनालिस्ट हरिशंकर गुप्ता जी की बात, एक बात से सहमत हूं, एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। एक बात से इस बात पे सहमत हूं कि जवाब जरूर होगा कि ज्यादातर केसेस ऑपोजिशन की पार्टीज के नेताओं के खिलाफ क्यों होते हैं, पर इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि केसेस जो है ये केसेस सब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के अंदर है। देखिए प्रदीप जी, मैं एक बात, आप देखिए केजरीवाल जी जो है पहले सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे अपना केस लेकर, जब उनको जो है गिरफ्त में लिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने विड्रॉ क्यों कर लिया? क्यों नहीं गए? वो जाते ना वहां, क्योंकि उनको पता था कि उनको वहां से कोई भी रियायत नहीं मिलेगी, इसीलिए उन्होंने वहां, वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं गए। दूसरी बात यह है, जो दिल्ली की जनता है वो बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रही है। आप जाइए, बातचीत करिए लोगों से, हर किसी के मन में ये बात है कि जिन्होंने विश्वास, मतलब एक तरह का विश्वासघात हुआ, जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और सत्य और न्याय की बात कर जनता को एक तरह से बरगलाया और वोट लिया। आज आप देखिए उन्हीं के सामने, और एक 10 अनुराग भदौरिया, सिरसा जी और गणेंद्र जी, 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड और मैं सिर्फ दूसरी बात में कहना चाहती हूं कि ये जो विपक्षी दलों के आपस का जो तालमेल है वो भी बड़ा अनोखा है। पिनरई विजयन जी जो है वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल गए क्योंकि राहुल गांधी जी की वजह से गए हैं, क्योंकि इनकी पार्टी ने जो है सबसे पहले जाकर कंप्लेंट करी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। ये पूरा का पूरा जो अनुराग भदौरिया जी, कैसा गठबंधन है? एक तरफ में हाँ, दूसरी तरफ में ना, एक तरफ कंप्लेंट, फिर कार्रवाई पे सवाल। क्या चल रहा है अनुराग जी? सुबह 7 में, रात को अलग। अनुराग जी क्या चल रहा है? अनुराग जी, सिरसा जी और गणेंद्र जी, पहले अनुराग जी, क्या चल रहा है अनुराग जी? चल रहा है कि आपने संजय पाटिल का नाम जैसे ही ले लिया, सिरसा जी, दूसरे जी, तीसरे जी और कौन कौन जी जो यहाँ बैठे हैं डिबेट में, सबको सांप सूंघ गया। संजय पाटिल का नाम तक लेने से डर गए वो। संजय पाटिल ने क्या कहा था कि भैया अब हमारे पास ईडी सीबीआई नहीं आएगी, हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ये मैंने नहीं कहा, संजय पाटिल ने कहा, इस पे कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बात, मैं अपनी, देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला था सिरसा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। देख गलत बात है, या आप बोलिए मैं बोलूंगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? अच्छा नहीं लगता मैं आप चुप तो रहिए, मुझे बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इससे पता चल रहा है कि आप परेशान हैं, आप डिस्टर्ब हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। शिष्टाचार सिखाइए थोड़ा सा, शिष्टाचार रखिए, फिर मैं कैसे बोलूंगा बताइए? डिबेट खत्म हो जाएगी। मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, पर मैं आपको बोलने देता। अरे तो अभी आपके बीच में तो नहीं बोला था ना, आपके बीच में नहीं बोला था, बोलने दीजिए, थोड़ा सा सभ्यता दिखाइए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की मजेदार बात देखिए। अभी हमारे एंकर महोदय कह रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय सरकार गिरी, इंदिरा गांधी के समय कितनी बार सरकार गिरी, तो इसके मतलब बीजेपी अब कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रही है। मतलब बीजेपी का उसी कांग्रेस से आप अलायंस कर रहे हैं, उसी कांग्रेस से आपने उत्तर प्रदेश में अलायंस किया। मेरे पास समय कम है अनुराग जी, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरे पास सिर्फ 5 सेकंड है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया नहीं करने वाली, वही पद चिन्हों। कांग्रेस से आपने अलायंस कर लिया। सिरसा जी सुनिए, सिरसा जी बताइए, मैं नहीं सिरसा जी, मैं 4-5 ईमानदार आदमियों का नाम ले रहा हूं, आप बस हाँ बोल दीजिएगा कि ईमानदार हैं। नहीं, आप लालू जी का नाम मत लीजिएगा, ईमानदार हैं, भावना गौरी ईमानदार हैं, मुशर्रफ हसन, मेरे पास समय दोस्तों समय इतना ही है। सिरसा जी, अनुराग जी, गणेंद्र जी, हरिशंकर जी और गीता भट्ट जी, एक्सीलेंट डिबेट देयर। पर दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि भाई प्रूफ तो दीजिए, अगर इतने सारे ऑफर्स बीजेपी ज्वाइन करने के हो रहे हो, प्रूफ सार्वजनिक करिए जिससे उनको एक्सपोज किया जाएगा। तो जनता तो बोलेगी कि ये बात जो है इसमें दम नहीं है। दोस्तों मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देश की नंबर 1 बहस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी न्यूज़।